हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैया सम्मान योजना की लाभुकों के लिए खुशखबरी। इस दिन जारी हो सकती है जनवरी माह की किस्त। विभागीय आदेश का इंतजार। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के बीच जनवरी माह की राशि अब तक ट्रांसफर नहीं हुई है, जबकि हर माह की 15 तारीख को राशि ट्रांसफर करने का डेडलाइन फिक्स है। अब सवाल है कि किस तारीख को जनवरी माह की किस्त जारी होने जा रही है, क्योंकि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी इस मसले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, जबकि अनुपूरक बजट के जरिए राज्य सरकार मार्च माह तक की अनुमानित राशि जिलों को मुहैया करा चुकी है। लिहाजा किस्त जारी करने में हो रहे विलंब से लाभुक चिंतित हैं। ऊपर से कयासों का बाजार भी गर्म है। अव्वल तो ये कि अभी तक विभागीय स्तर पर जिला कोषांग को राशि निर्गत करने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। सूत्रों के हवाले से पुख्ता जानकारी मिली है कि मैया सम्मान योजना की लाभुकों के खाते में जनवरी माह की किस्त ट्रांसफर करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसको लेकर ऑनलाइन समीक्षा बैठक भी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का पूरा तंत्र गणतंत्र दिवस की तैयारियों में लगा हुआ है। इसलिए गणतंत्र दिवस के 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी को जनवरी माह की किस्त जारी करने की पूरी संभावना है। विश्वस्त सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर कोई अड़चन आती है तो 29 जनवरी से राशि ट्रांसफर होने लगेगी। इस सवाल का जवाब सभी लाभुक जानना चाहते हैं, क्योंकि अगस्त 2024 से शुरू इस योजना के लाभुकों को आज तक एक साथ यानी कि एक ही दिन पैसे नहीं मिले हैं। इसकी वजह है NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इस विधि से रियल टाइम पेमेंट संभव नहीं है, क्योंकि NEFT के सेटलमेंट प्रोसेस का बैच 30 मिनट का होता है। एक बार में लिमिटेड संख्या में ही पैसे ट्रांसफर होते हैं, इसलिए अलग अलग बैच बनाकर पैसे ट्रांसफर होने में वक्त लग जाता है। मैया सम्मान की राशि राज्य के सभी 24 जिलों के स्तर पर होती है। ऊपर से लाभुकों की संख्या लाखों में है। इसी वजह से लाभुकों के खाते में एक ही दिन पैसे क्रेडिट नहीं हो पाते हैं। दरअसल मैया सम्मान योजना के नए लाभुकों का आवेदन लेने, उनके आवेदन को स्वीकृत करने के साथ साथ अपात्र लाभुकों को चिन्हित कर लिस्ट से उनके नाम हटाने की जिम्मेदारी प्रखंड कार्यालय को दे दी गई है। लिहाजा जिला स्तर पर अपात्र लाभुकों का नाम हटाने और योग्य नए लाभुकों का नाम जोड़ने की कवायद जोर शोर से चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पोर्टल यानी MMYMSY पोर्टल के सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से लिस्ट को अपडेट करने में दिक्कतें आ रही हैं। आए दिन पोर्टल ठप हो जा रहा है। इसकी वजह से प्रखंड कर्मियों को आवेदन देने आई महिलाओं की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। ऊपर से लाभुकों के खाते को आधार लिंक से भी जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 18 साल से 50 साल तक की युवती या महिलाओं को हर माह की 15 तारीख को 2500 रुपए देना है। इसके लिए अहर्ता भी तय की गई है। मसलन आवेदक झारखंड की हो, उसके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड हो, टैक्स देने वाले परिवार की सदस्य ना हो, आवेदक के अविवाहित होने पर, पिता और विवाहित होने पर पति में से कोई भी सरकारी, विधिक न्याय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय, सरकार से सहायता प्राप्त संस्थान में नियमित या संविदा पर नियोजित ना हो, किसी तरह के पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा हो, साथ ही आवेदक EPF धारी भी ना हो। चुनाव पूर्व वादों के मुताबिक सरकार ने दिसंबर माह से 1000 रुपए की जगह 1500 रुपए के हिसाब से राशि ट्रांसफर करने की तैयारी की थी। इसके लिए 28 दिसंबर 2024 को रांची के नामकुम में कार्यक्रम का भी आयोजन होना था, लेकिन पूर्व PM मनमोहन सिंह के निधन के बाद राजकीय शोक की वजह से कार्यक्रम टल गया था। लेकिन बैंकों को जारी आदेश के आलोक में 26 दिसंबर से ही लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर होने लगे थे। इसलिए 28 जनवरी को कार्यक्रम टालते हुए पैसे ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी गई थी। इसको 6 जनवरी के कार्यक्रम के साथ अमली जामा पहनाया गया था।
लेकिन जनवरी माह की किस्त का डेडलाइन भी फेल हो गया। विभागीय सूत्रों का कहना है कि आए दिन जिला स्तर पर मैया सम्मान योजना में धांधली और घालमेल की खबरें आ रही हैं। बोकारो में पुरुष द्वारा लाभ उठाने, गढ़वा में सीएससी संचालक द्वारा लाभुक के पैसे अपने अकाउंट में मंगवाने समेत कई मामले सामने आ चुके हैं। इसीलिए पूर्व से लाभ उठाने वालों के साथ साथ नए आवेदनों की बारीकी से स्क्रूटनी हो रही है। इसी वजह से जनवरी माह का डेडलाइन फेल हुआ है। दरअसल दिसंबर माह में 56,61,791 खाते में 2,500 रुपए प्रति लाभुक के हिसाब से कुल 1,415 करोड़ 44,77,500 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इसके अलावा 10 लाख से ज्यादा नए आवेदन आ चुके हैं। उनके सत्यापन का काम चल रहा है। अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा नए लाभुकों का सत्यापन हो चुका है। लिहाजा लाभुकों की संख्या 58 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इसमें और इजाफा होना तय माना जा रहा है। मैया सम्मान योजना का लाभ पाने के लिए मची होड़, लड़कियां काट रही सरकारी दफ्तरों के चक्कर। मैया सम्मान योजना के तहत मिल रहे 2,500 रुपए को पाने के लिए इन दिनों बड़ी संख्या में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन दाखिल किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा इस योजना के लिए अन्य डॉक्यूमेंट्स के अलावा राशन कार्ड को अनिवार्य किया गया है। ऐसे में 18 साल पूरा होने वाली लड़कियां इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तर में राशन कार्ड बनाने पहुंच जा रही हैं। सरकार द्वारा नया राशन कार्ड एक सीमित संख्या में बनाए जाने की वजह से लंबित आवेदनों की संख्या बढ़ गई है। विभाग के आंकड़े के अनुसार हालत यह है कि अकेले रांची जिले में राशन कार्ड के लिए 13,116 आवेदन लंबित पड़े हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में 7,561 और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में 5,555 आवेदन लंबित हैं। इसी तरह पूरे राज्य में करीब 40,000 से अधिक नए राशन कार्ड बनाने के आवेदन लंबित हैं। सबसे ज्यादा परेशानी राशन कार्ड में नए सदस्यों के नाम जोड़ने में आ रही है। इस वजह से करीब 9 लाख आवेदन डीएसओ लॉगिन में पेंडिंग हैं। रांची के जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत कहते हैं कि लाल कार्ड और पीला कार्ड में नया नाम अभी ना तो जोड़ा जा रहा है और ना ही बनाया जा रहा है। सरकार के निर्देश पर हरा कार्ड अभी बन रहा है। राशन कार्ड को लेकर जहां मैया की परेशानी बढ़ी हुई है, वहीं नए सदस्यों का नाम नहीं जुड़ने की वजह से आयुष्मान कार्ड के तहत मिलने वाले लाभ से लोगों को वंचित होना पड़ रहा है। हरमू के रंजू देवी अपनी परेशानी बताते हुए कहती हैं कि उनका बीमार बेटे का नाम राशन कार्ड में नहीं होने की वजह से आयुष्मान के तहत मुफ्त इलाज नहीं हो पा रहा है। राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए सरकारी कार्यालय बार बार आ रही हूं। आश्वासन मिला है अगर नाम जुड़ जाएगा तो बड़ा काम हो जाएगा, नहीं तो डॉक्टर के अनुसार अस्पताल में भर्ती बच्चा का इलाज के लिए पैसा लगेगा। मैया सम्मान योजना में फिर गड़बड़ी, सीएससी संचालक पर जालसाजी का आरोप, कार्रवाई की मांग। गढ़वा जिले में मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले मामला खरौंधी प्रखंड में देखने को मिला था, जिसमें पुरुष मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे थे। अब फिर से इस योजना में अनियमितता का मामला सामने आया है। ताजा मामला धुर्की प्रखंड के खुटिया से आया है। इस मामले में सीएससी संचालक पर आरोप लगाया गया है कि उसने खुद मैया सम्मान योजना की राशि एक बार नहीं बल्कि 5 बार अपने खाते में मंगा ली है। पीड़ित महिला ने लिखित रूप से अपने खाते में पैसे मंगाने की मांग की है। धुर्की प्रखंड क्षेत्र के खुटिया पंचायत अंतर्गत भूमफोर गांव की एक महिला ने बीडीओ को आवेदन देकर सीएससी संचालक पर धोखाधड़ी कर मैया सम्मान की राशि अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है। लाभुक अनिता देवी ने धुर्की प्रखंड कार्यालय में बीडीओ जुल्फिकार अंसारी को लिखित आवेदन देकर सीएससी संचालक पर कार्रवाई करने और मैया सम्मान से मिलने वाली 5 किस्त की राशि को सही कराकर उसके बैंक खाते में भेजने की मांग की है। मैया सम्मान योजना की लाभार्थी ने बताया कि उसने 6 माह पूर्व मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक डिटेल के साथ खुटिया पंचायत सचिवालय में कार्यरत सीएससी संचालक पिंटू कुमार गुप्ता के पास आवेदन दिया था।
पीड़ित महिला ने बताया कि जब भी मैया सम्मान योजना की किस्त किसी अन्य लाभार्थी के खाते में आती थी और उसका खाता शून्य रहता था, तब वह सीएससी केंद्र के संचालक से पूछती थी, लेकिन सीएससी संचालक उससे बार बार झूठ बोलता था और सिर्फ आश्वासन देता रहता था। महिला ने बताया कि उसने बीडीओ को आवेदन देकर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में सीएससी संचालक पिंटू गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैया सम्मान योजना में उसका खाता दर्ज करने की मांग की है। इस मामले की जानकारी मिलने पर उप प्रमुख धर्मेंद्र यादव ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस तरह का मामला प्रकाश में आने के बाद सभी सीएससी केंद्र संदेह के घेरे में आ गए हैं। इसलिए इन सभी सीएससी संचालकों की गहन जांच की जाए और सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना में पात्र लाभुकों को लाभान्वित किया जाए। वहीं पूर्व मुखिया लक्ष्मण यादव ने कहा कि यह मामला बहुत बड़ा है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सीएससी संचालक ने जानबूझकर यह फर्जीवाड़ा किया है और लाभुक को ठगा है। इसलिए ऐसे जालसाज पर कानूनी कार्रवाई की जाए और तत्काल प्रभाव से खुटिया पंचायत सचिवालय से हटाया जाए, ताकि पंचायत की बदनामी ना हो और लोगों का काम ईमानदारी से हो। मामले में डीसी शेखर जमुआर ने कहा कि मैया सम्मान योजना में अनियमितता की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि जहां भी ऐसी अनियमितता हुई है उसकी जांच की जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गणतंत्र दिवस पर दुमका में करेंगे झंडोत्तोलन। परेड का हुआ फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होने वाली परेड का शुक्रवार को फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहां आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने अच्छी तैयारी की है। अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर 25 जनवरी की शाम वो दुमका पहुंचेंगे और उसी शाम वे दुमका के मयूराक्षी नदी पर अवस्थित मसानजोर डैम के समीप वन विभाग द्वारा बनाए गए गेस्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे। दूसरे दिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराएंगे। इस अवसर पर आयोजित परेड में 14 प्लाटून भाग लेंगे, जिसमें झारखंड सशस्त्र पुलिस यानी जैप आईआरबी के साथ प्रमंडल के सभी जिलों के पुलिस बल के अलावा एनसीसी कैडेट शामिल होंगे। परेड को प्रशिक्षु आईपीएस डॉक्टर सैयद मुस्तफा हाशमी कमांड करेंगे। सेकंड इन कमांड में प्रशिक्षु डीएसपी आकाश भारद्वाज होंगे। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा बनाई गई झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। दुमका एएसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त फोर्स उपलब्ध कराए गए हैं। इधर उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री 25 जनवरी की शाम दुमका आ जाएंगे और 26 जनवरी को झंडोत्तोलन करेंगे। झारखंड सरकार के इस मंत्री ने अपना मोबाइल नंबर लोगों के लिए किया सार्वजनिक। झारखंड सरकार के वित्त वाणिज्य कर योजना एवं विकास मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सार्वजनिक रूप से अपना मोबाइल नंबर जारी किया है। सार्वजनिक रूप से नंबर जारी करते हुए मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार की योजनाओं की क्रियान्वयन में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो रही हो या समस्या या शिकायत है तो उन्हें कॉल करें या व्हाट्सएप करें। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपना मोबाइल नंबर 94 31 13 52 92 को आम लोगों के लिए जारी किया है। पलामू के सतबरवा प्रखंड के मलय डैम में जिला स्तरीय पंचायत सशक्तिकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसी कार्यशाला में पलामू में संचालित विकास योजनाओं समेत कई बिंदुओं पर समीक्षा की गई। इस बैठक में झारखंड सरकार के मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भाग लिया। लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मैया सम्मान योजना रेवड़ी नहीं है, बल्कि यह माता बहनों की आराधना है। मंत्री ने कहा कि पंचायत या जिला के विकास में पंचायत जनप्रतिनिधियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना बेहद ही जरूरी है। इसमें पंचायत जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम है। पंचायत जनप्रतिनिधि नियमित रूप से मध्याह्न भोजन का निरीक्षण करें। अबुआ आवास योजना का लाभ सीरियल के अनुसार ही मिलना चाहिए। अगर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या हो या विकास योजनाओं की क्रियान्वयन में दिक्कत हो रही हो, बेहिचक लोग उन्हें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं।
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पलामू डीसी शशिरंजन ने कहा कि प्रत्येक 3 महीने में पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यशाला आयोजित होगी। इस कार्यशाला में जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिमा कुमारी, उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह, नगर आयुक्त जावेद हुसैन, उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद मौजूद रहे। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का भ्रमण। कहा, हाई एग्रीकल्चर वैल्यू प्रोडक्ट पर फोकस करेगा झारखंड। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शुक्रवार को बेंगलुरु स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का भ्रमण किया और वहां हो रहे शोध कार्य देखने गईं। बता दें, वो अपने विभागीय अधिकारियों के साथ कर्नाटक दौरे पर गई हैं। विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी और विशेष सचिव गोपालजी तिवारी और अन्य विभागीय पदाधिकारियों के साथ भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान यानी IIHR देखने गईं। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड का कृषि विभाग भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान यानी IIHR के शोध का अनुसरण झारखंड के कृषि बागवानी के बेहतरी के लिए करेगा। कृषि मंत्री संस्थान के द्वारा उन्नत कृषि के लिए किए जा रहे शोध कार्यों से प्रभावित भी हुईं। संस्थान का दौरा करने के बाद मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि अब झारखंड में कृषि विभाग हाई एग्रीकल्चर वैल्यू प्रोडक्ट पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका उद्देश्य उन्नत कृषि के साथ साथ किसानों की आय को भी बढ़ाना है। इसके लिए विभाग कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के शोध का अनुसरण करेगी। बेंगलुरु में भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र का भ्रमण के दौरान मंत्री ने कृषि के क्षेत्र में समय के साथ आए बदलाव और बदलते फसल की जानकारी ली। इसके साथ ही संस्थान के द्वारा कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे शोध से भी मंत्री अवगत हुईं। उन्होंने कहा कि संस्थान बागवानी के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। इसके साथ ही किसानों के उत्पाद के सही बाजार पर भी संस्थान का नजरिया काफी बेहतर है। किसानों को बाजार से जोड़ना, उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराना आज सबसे ज्यादा जरूरी है। संस्थान की अच्छाइयों को राज्य के किसानों के हित में अपनाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि झारखंड हमेशा से ही पारंपरिक खेती करने वाला राज्य रहा है, लेकिन अब जरूरत हाई एग्रीकल्चर वैल्यू प्रोडक्ट को अपनाने का है ताकि किसानों के जीवन में भी बड़ा बदलाव लाया जा सके। संस्थान परिसर में मंत्री ने उन्नत कृषि के लिए अपनाई जा रही नई तकनीक, क्षेत्रीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला, हाई एग्रीकल्चर वैल्यू प्रोडक्ट की खेती से संबंधित जानकारी भी ली। बटाने और कन्हर सिंचाई परियोजना जल्द होगी पूरी। झारखंड के साथ साथ बिहार और छत्तीसगढ़ को भी होगा फायदा। बटाने और कन्हर सिंचाई परियोजना का काम जल्द पूरा होगा। दोनों परियोजनाएं 70 के दशक से अधूरी हैं। बटाने सिंचाई परियोजना से झारखंड बिहार और कन्हर सिंचाई परियोजना से झारखंड यूपी और छत्तीसगढ़ को फायदा होगा। सिंचाई परियोजनाओं को लेकर पलामू में एक हाई लेवल बैठक हुई थी। इस हाई लेवल बैठक झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, पलामू सांसद विष्णुदयाल राम, सिंचाई विभाग के सचिव और मुख्य अभियंता मौजूद थे। बैठक में बटाने और कन्हर के साथ साथ पाइपलाइन परियोजना के भी समीक्षा की गई है। बैठक में सभी परियोजनाओं की स्थिति का आकलन किया गया और परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। बटाने सिंचाई परियोजना पलामू के हरिहरगंज और छतरपुर में मौजूद है। इस परियोजना का काम पूरा होने से पलामू के छतरपुर, हरिहरगंज, नौडीहा बाजार, बिहार के औरंगाबाद को फायदा होगा। 1976 में परियोजना की शुरुआत हुई थी और इसका निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है। परियोजना से प्रभावित डूब क्षेत्र के ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिला है। इस कारण ग्रामीण डैम का गेट नहीं लगाने दे रहे हैं। कन्हर सिंचाई परियोजना को लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बीच विवाद है। 1976 में ही है सिंचाई परियोजना शुरू हुई थी। कन्हर और बटाने सिंचाई परियोजना को लेकर समीक्षा हुई है। बटाने डैम के मामले में डीसी को निर्देश दिया गया है। डीसी की देखरेख में अपर समाहर्ता कैंप करेंगे। अपर समाहर्ता कैंप कर ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करेंगे। ग्रामीण बटाने में इसलिए गेट नहीं लगाने दे रहे हैं क्योंकि उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। ग्रामीणों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बरही के पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने
पार्टी में शामिल कराते हुए माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला ने कहा कि दिन का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वहीं राजनीति में सब कुछ संभव है। मालूम हो कि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के पैतृक गांव नन्हीडीह जरमुंडी विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश मौजूद थे। इसी समारोह में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बरही के पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला को आमंत्रित किया गया था और वहीं पर उन्हें पुनः कांग्रेस में शामिल कराया गया। इस अवसर पर झारखंड प्रभारी एवं प्रदेश अध्यक्ष ने उमाशंकर अकेला को माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया और कांग्रेस में शामिल कराया। इस मौके पर उमाशंकर अकेला ने पार्टी नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस उम्मीद के लिए मुझे कांग्रेस में शामिल किया गया है उस पर खरा उतरूंगा और सभी के सहयोग से बरही में फिर से कांग्रेस का परचम लहराएगा। आपको बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक उमाशंकर अकेला का टिकट काटकर अरुण साहू को बरही से टिकट दिया था, जिसके बाद उमाशंकर अकेला समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। माना जा रहा है कि उमाशंकर अकेला को फिर से कांग्रेस में शामिल कराने में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बड़ी भूमिका निभाई। झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने इरफान अंसारी की बातों को गंभीरता से लिया और मामले को समझने के बाद उन्हें फिर से कांग्रेस में शामिल कराया। गणतंत्र दिवस पर हजारीबाग के 5 लोग जाएंगे दिल्ली। अपने क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए मिला निमंत्रण। गणतंत्र दिवस की तैयारी जोर शोर से पूरे देश भर में चल रही है। भारत 76वां गणतंत्र मना रहा है। इस दौरान कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन काम किए हैं। उन लोगों को कर्तव्य पथ पर परेड देखने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। हजारीबाग के लिए यह बेहद गर्व की बात है कि जिला के 5 लोगों को इस बाबत चयनित किया गया है, जिसमें चूरचू प्रखंड की बासमती मुर्मू, कटकमसांडी के लुपुंग की रहने वाली बीणा देवी, हजारीबाग कन्हरी रोड के निकट रहने वाले सुरेंद्र प्रसाद सिंह, एनएसएस की खुशबू रानी और कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले खिरोधर साव शामिल हैं। ये सभी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर परेड देखने के लिए हजारीबाग से दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं। सभी के चेहरे में खुशी देखने को मिली कि उनके किए गए काम को केंद्र सरकार से तवज्जो मिला, क्योंकि करोड़ों लोगों की भीड़ में उनका चयन हुआ है। 76वें गणतंत्र दिवस को भव्य और यादगार बनाने के लिए कर्तव्य पथ पर तैयारी चल रही है। इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए परेड में अलग अलग क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को निमंत्रित भी किया गया, जो गणतंत्र दिवस के भव्य परेड का हिस्सा बनेंगे। इसमें हजारीबाग के सुरेंद्र प्रसाद सिंह भी शामिल हैं। सुरेंद्र प्रसाद सिंह को वन विभाग की ओर से जानकारी मिली कि उन्हें गणतंत्र दिवस के परेड देखने को लेकर निमंत्रण मिला है। गणतंत्र दिवस का निमंत्रण पाकर सुरेंद्र प्रसाद सिंह काफी उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि पर्यावरण बचाने को लेकर पिछले 45 साल से मुहिम चलाया है। हजारीबाग के दूध मटिया जंगल में रक्षा सूत्र बांधकर वृक्षों का रक्षा करने का कवायद शुरू की गई। आज पूरे राज्य भर में पहुंच चुका है। सुरेंद्र प्रसाद सिंह गीत गाकर लोगों को जागरूक करते हैं। उनके गीत खोरठा, हिंदी, भोजपुरी समेत अन्य भाषा में लिखे गए हैं। वन विभाग में भी उनके गीतों को पुस्तक का स्वरूप दिया है। उनके काम को देखते हुए गणतंत्र दिवस को लेकर निमंत्रण मिला है। उन्होंने कहा कि इस तरह का निमंत्रण से इस उम्र में और भी अधिक ऊर्जा के साथ काम करने के जज्बे को बढ़ाता है। इस निमंत्रण के लिए उन्होंने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। हजारीबाग चूरचू प्रखंड निवासी बासमती मुर्मू ग्राम गोंदवार की रहने वाली हैं, जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रही हैं। उन्हें विभाग की ओर से सूचना मिली कि उनका चयन दिल्ली जाने को लेकर हुआ है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के परेड का हिस्सा बनेंगी। इसे लेकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। इन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर परेड देखने
यह बेहद गर्व की बात है। हजारीबाग में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका हैं। उनके बीच चयन होना या दिखता है कि वह अपने काम के प्रति ईमानदार हैं। बासमती मुर्मू कहती हैं कि वो अपने गांव में आंगनबाड़ी चलाती हैं। समय पर आंगनबाड़ी खोलना, बच्चों का ख्याल रखना और साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देना, इसे लेकर विभाग उनसे प्रभावित हुआ। यही कारण है कि उनका नाम दिल्ली भेजा गया। दिल्ली से निमंत्रण आया है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड देखने यह एक सपने जैसा है। उन्होंने अन्य सेविका तो संदेश दिया कि अपने काम के प्रति वफादार रहे, तभी अलग पहचान भी बनती है। इन्होंने केंद्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया है। दुमका के 2 लोगों को प्रधानमंत्री करेंगे सम्मानित। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए दोनों दिल्ली रवाना। दुमका जिले के बांडपाड़ा निवासी शुभम गोराई और जरमुंडी प्रखंड की आंगनबाड़ी सेविका रीना कुमारी देवी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे। उनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उन्हें सम्मानित के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावा आया है। दोनों इस सम्मान से काफी उत्साहित दिखे और अपने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए गणतंत्र दिवस अतिथि के रूप में दिल्ली रवाना हुए। जिले के शुभम गोराई को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट और सफल प्रशिक्षु के रूप में प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय समारोह में बतौर अतिथि आमंत्रित किया है। शुभम ने प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपना करियर शुरू किया है। वे दुमका के बांधपाड़ा मोहल्ले के रहने वाले हैं। वे 26 जनवरी के राष्ट्रीय समारोह में अतिथि के रूप में शामिल होने का अवसर पाकर बेहद खुश हैं। शुभम बताते हैं कि बीते साल अप्रैल में ही उन्होंने दुमका के आदित्य नारायण कॉलेज से स्नातक किया है। उसके बाद उन्होंने सौर ऊर्जा प्रणालियों की योजना बनाने, डिजाइन करने और विश्लेषण करने में 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया है। सौर ऊर्जा परियोजना प्रबंधन में उन्होंने खुद को सिद्ध किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री सौर घर योजना के तहत कारोबार शुरू किया और आज वे अपनी अलग पहचान रखते हैं। उन्होंने इस सम्मान के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है। दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के खरसुंडी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका रीना देवी को महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 26 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यक्रम में बतौर अतिथि आमंत्रित किया गया है। रीना देवी बताती हैं कि मुझे मेरे अच्छे काम के लिए प्रधानमंत्री के यहां से दिल्ली से बुलावा आया है। मैं 26 जनवरी के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में भाग लेने दिल्ली जा रही हूं। यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मेरे काम को बड़ा सम्मान है और मेरे उस क्षेत्र का बड़ा सम्मान है जहां मैं काम करती हूं। रीना देवी कहती हैं कि मैंने हमेशा यह कोशिश की है कि आंगनबाड़ी सेविका के रूप में जो मेरा दायित्व है उसको मैं ठीक ठाक पूरा करूं। मैंने समर्पित भाव से काम किया है। उन्होंने कहा कि पोषक क्षेत्र में कोई बच्चा, कोई गर्भवती या कोई धात्री महिला टीकाकरण या पोषण से वंचित नहीं रहे। इसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। उसी का परिणाम है कि आज मुझे यह बड़ा सम्मान मिला है। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए दोनों दिल्ली रवाना हो गए हैं। झारखंड विधानसभा की नवगठित समितियों के सभापतियों ने संभाला कार्यभार। स्पीकर रबींद्रनाथ ने कराया कर्तव्य बोध। झारखंड विधानसभा की नवगठित समितियों के सभापति और सदस्यों को शुक्रवार 24 जनवरी को कर्तव्य बोध कराया गया। विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो के सभा कक्ष में हुई इस बैठक में कल्पना सोरेन, स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू, सविता महतो सहित समिति से जुड़े कई विधायक, सदस्य और सभापति मौजूद थे। बैठक में राज्य सरकार की मुख्य सचिव अलका तिवारी और कैबिनेट सचिव वंदना दादेल भी मौजूद थीं। इस मौके पर स्पीकर ने विधानसभा समिति के कार्य और भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इनकी सहभागिता सरकार के सलाहकार के रूप में होती है। कई मौकों पर सरकार इनकी अनुशंसा को मानती रही है और उस पर अग्रेतर कार्रवाई भी होती रही है। झारखंड विधानसभा द्वारा पिछले दिनों 25 समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों के अध्यक्ष और सभापतियों ने 24 जनवरी 2025 से कार्यभार संभाल लिया है। इन समितियों की भूमिका
संसदीय कार्यों के अलावे प्रशासनिक क्षेत्र में भी अहम होती है। विधानसभा अध्यक्ष ने समितियां के सदस्यों को भी उनके दायित्व के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की अपील की। इस मौके पर अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति के सभापति बने देवघर के राजद विधायक सुरेश पासवान ने कहा कि स्पीकर के द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। संसदीय कार्यों के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि विधानसभा की समितियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन को विधानसभा की महिला बाल विकास समिति का सभापति बनाया गया है। इस समिति में शशि भूषण मेहता, ममता देवी, पूर्णिमा साहू, निसात आलम सदस्य के रूप में हैं। इसी तरह बरही के भाजपा विधायक मनोज कुमार यादव लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हेमलाल मुर्मू प्राक्कलन समिति, माल्य विधायक अरूप चटर्जी सरकारी आश्वासन समिति और दुमका के झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक बसंत सोरेन प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के सभापति बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश की तर्ज पर झारखंड में चल रहा ओबीसी सर्वे बगैर अध्यक्ष कैसे जारी होगी रिपोर्ट। झारखंड में ओबीसी सर्वे फरवरी 2025 तक पूरे कर लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश की तर्ज पर पिछड़ा वर्गों के लिए बना राज्य आयोग इन दिनों नगर निकाय क्षेत्र में ओबीसी वर्ग के लोगों का डोर टू डोर सर्वे कराने में जुटा है। राज्य सरकार इस पर 3 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च कर रही है। आयोग के सदस्य सचिव कृष्ण कुमार सिंह के अनुसार सर्वे कार्य अंतिम चरण में है और जिला स्तर पर सभी शिकायतों का निष्पादन के बाद जनवरी में आयोग कार्यालय तक रिपोर्ट आ जाएगा। जिलों में सर्वे कार्य जारी है और इसे पूरा होने के बाद आयोग के सदस्य के द्वारा इसकी वास्तविकता जानने के लिए जिलों का भ्रमण किया जाएगा। जिलों से ओबीसी सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग द्वारा फाइनल रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी किसी एजेंसी को दिए जाने की तैयारी की जा रही है। संभावना है कि आईआईएम या संत जेवियर्स जैसी प्रतिष्ठान को यह जिम्मेदारी मिले। संस्थान द्वारा तैयार सर्वे रिपोर्ट तत्पश्चात सरकार को सौंपी जाएगी। ये सारी प्रक्रिया पूरी होने में करीब 1 महीना और लगेगा। इस तरह से फरवरी के अंत तक ओबीसी की गणना करने में सरकार सफल होगी। पिछड़ा वर्गों के लिए बने राज्य आयोग अध्यक्ष विहीन है। ऐसे में ओबीसी सर्वे रिपोर्ट जारी करना बेहद ही मुश्किल है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही आयोग को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, जिससे ओबीसी सर्वे का फाइनल रिपोर्ट का रास्ता साफ हो जाएगा। आयोग में वर्तमान समय में सिर्फ 2 सदस्य हैं, जिनके भरोसे कामकाज चल रहा है। हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद आयोग ने पिछले साल 1 दिसंबर से इसकी शुरुआत की थी। सर्वे से पहले आयोग की टीम ने बिहार और मध्य प्रदेश अध्ययन करने गई थी। बिहार में पिछली बार हुए सर्वे की जिम्मेदारी एनएन सिन्हा इंस्टीट्यूट को दी गई थी। आयोग ने बिहार के बजाय मध्य प्रदेश में हुए सर्वे की पद्धति को बेहतर माना और उसी तर्ज पर सर्वे करने की जिम्मेदारी सभी जिलों को दी गई है। ओबीसी सर्वे का कार्य इन दिनों चल रहा है। सभी नगर निकाय क्षेत्रों में चल रहे सर्वे में मुख्य आधार चुनाव आयोग के द्वारा जारी नवीनतम मतदाता सूची है। आयोग ने सर्वे के लिए 5 प्रपत्र जारी किया है। इस प्रपत्र में मतदाता संख्या, मतदाता का नाम, पिता या पति का नाम, उम्र, लिंग, एसटी, एससी, सामान्य, बीसी 1 और बीसी 2 का कॉलम बनाया गया है। अगर ओबीसी वर्ग में आते हैं तो बीसी 1 में संबंधित व्यक्ति का जाति और इसी तरह बीसी 2 में भी जाति का उल्लेख करना है। झारखंड में ठंड की वापसी के आसार, मौसम केंद्र रांची ने जारी किया ताजा अपडेट। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मौसम सामान्यतः शुष्क रहा है। इस दौरान राज्य का न्यूनतम तापमान चतरा जिले में 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, जबकि राज्य का अधिकतम तापमान सरायकेला खरसावा में 32.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। मौसम केंद्र रांची के निदेशक और वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर जिलों में अभी अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक होने की वजह से लोगों को ठंड से राहत मिली है, लेकिन कल 25 जनवरी 2025 से एक बार फिर राज्य में ठंड के लौटने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा
कि 25 जनवरी को राज्य के उत्तरी क्षेत्र में पड़ने वाले जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी की सुबह से राज्य के मध्य एवं दक्षिणी क्षेत्र के जिलों में भी न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। मौसम केंद्र रांची के निदेशक के अनुसार न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। अभिषेक आनंद ने कहा कि अधिकतम तापमान में भी कमी होने के चलते लोगों को ठंड का एहसास ज्यादा होगा।